हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई साहब लेकर आ गए हैं और एक नया चैप्टर फॉर द 12th बोर्ड एग्जाम। आज हम लोग बात करेंगे हमारे मॉडर्न फिजिक्स के पहले चैप्टर को, दैट इज डुअल नेचर एंड मैटर रेडिएशंस। बहुत सिंपल चैप्टर है, कम इसमें कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जो सवाल आते हैं वो सिंपल होते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या कंप्राइज होता है सर? पहला आज चैप्टर दैट इज डुअल नेचर, दूसरा आएगा एटम्स, तीसरा आएगा न्यूक्लियाई। ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना, ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये कम टाइम में पढ़े जा सकते हैं और इसका ईल्ड आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने माइंड मैप अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स के साथ मैं आपको इस लेक्चर में डुअल नेचर के सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो भाई प्रीवियस में भी अपन ने बहुत सारे माइंड मैप्स अपलोड किए हैं, उसको देखना ना भूले। तो भाई अपन बात करने वाले हैं आज डुअल नेचर से। उससे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन से। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने लाइट की क्या परिभाषा दी? उन्होंने लाइट की ये परिभाषा दी कि लाइट कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल है। लाइट कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल है यानी पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। तो उन्होंने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट हमें समझाई। इससे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? सर उन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमेना उन्होंने एक्सप्लेन किए। फिर कुछ समय बाद हाइगन आए। हाइगन ने क्या कहा? नहीं नहीं, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव माने उसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। तो कौन सा मीडियम है उन्हें पूछा, तो उन्होंने कहा एक इमेजिनरी मीडियम है जिसका नाम है ईथर मीडियम। तो उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया सर? डिफ्रैक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट का, और इंटरफेरेंस उन्होंने एक्सप्लेन किया लाइट का। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सवेल साहब आए। सर मैक्सवेल साहब का नाम हमने पहले भी सुना है। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। यस, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। यही मैक्सवेल क्या बोले कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स नो मीडियम टू प्रोपोगेट। उसको मीडियम ही नहीं लगता प्रोपोगेट के लिए। हाइगन भाई तुम सही हो कि लाइट एक वेव है, लेकिन जो तुमने मैकेनिकल लिखा है वो गलत है। ये एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पर? उन्होंने डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, उन्होंने इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया, और उन्होंने पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है, इसको ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो मैक्सवेल साहब ने किया। इन तीनों के बीच में या इन तीनों के फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई हुई कि भाई लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक वेव है। आखिरकार लाइट है क्या? लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन बाबा कहकर गए हैं, हाइगन सर कहकर गए हैं कि मतलब मैकेनिकल वेव है, उसको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, और मैक्सवेल साहब कह रहे इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार सही तो है कौन? कौन है सही? इनमें एक डिबेट छिड़ गई, लेकिन इसका समाधान निकाला डी ब्रॉगली सर ने। डी ब्रॉगली सर ने क्या कहा? भाई साहब तुम लोग लड़ो मत, लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव एज वेल एज अ रे। इन्होंने कहा लाइट एक रे भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। सारे लोग कंफ्यूज हो गए, ये कैसे? उन्होंने कहा जब तुम ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जब तुम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ आ रहे थे, तभी लाइट एक रे की तरह बिहेव कर रही थी, जो अपन रे डायग्राम्स बनाते थे। ठीक है, लेकिन जब भी तुमने एक पतली सी स्प्लिट ली और वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इंटरफेरेंस होने लगा, डायफ्रैक्शन होने लगा, मतलब तभी लाइट ने वेव की तरह बिहेव किया। और जब भी तुम इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स के साथ लाइट को इंटरैक्ट करते हो, तो वो फोटॉन्स के फॉर्म में इंटरैक्ट करता है।
मतलब लाइट के तीनों नेचर्स पॉसिबल है, बस वो समय पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे वो डिपेंड करता है। ये उन्होंने कहा कि लाइट का कैसा नेचर होता है, लाइट का हमारे पास डुअल नेचर होता है, ये उन्होंने बात कही। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में यहाँ पर उनका प्रोत्साहन हुआ, उन्हें नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। और आगे जाकर उन्होंने ये भी बात कही कि नेचर को सिमेट्री पसंद है। नेचर को सिमेट्री पसंद है इसलिए जो लाइट डुअल नेचर दिखा रही है वो एक मैटर, यानी कि एक बॉल भी डुअल नेचर दिखा सकता है, एक इंसान भी डुअल नेचर दिखा सकता है, वो वेव भी हो सकता है, वो पार्टिकल भी हो सकता है। हालांकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मास इनका काफी ज्यादा, इसलिए वो ज्यादातर पार्टिकल नेचर ही दिखाता है। तो उन्होंने मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया जो हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे। तो पहली स्लाइड सबको क्लियर है, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने बात किया, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, क्लियर है स्लाइड? यस। आगे बढ़ते बेटा, मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। आगे यहां पर हम लोग एक पार्टिकल की बात करेंगे, दैट इज फोटोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोन क्या होता है सर? फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास माने अगर वो आइडियल कंडीशन में है, बैठा हुआ है, तो उसका रेस्ट मास 0 है, उसका कुछ मूविंग मास पॉसिबल है। ये डिविएट करता है सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं करता। यस सर, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में डिविएट करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। E is equals to h nu, ये इंपॉर्टेंट है, where nu is the frequency. E is equals to hc by lambda, E is equals to hc by lambda. इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 into 10 to the power -25 जूल में। अगर अब हमें चाहिए, लैम्डा हमें मीटर्स में रखना पड़ेगा। जी सर। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और एंगस्ट्रॉम में मेरा वेवलेंथ है, तो यहाँ पर 12400 हम लोग डालेंगे। अगर ईवी में मुझे एनर्जी चाहिए और लैम्डा मेरा नैनोमीटर में, तो मैं क्या करूंगा सर? 1240 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सवाल आपको सॉल्व करने में मदद होगी। काफी सवाल आप इससे सॉल्व कर सकते हो, काफी सवाल बेटा आप इससे सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये है, ये किसकी एनर्जी है बेटा? ये फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है बेटा? ये फोटोन की एनर्जी है। सर एनर्जी ऑफ लाइट क्या है? सर एनर्जी ऑफ लाइट क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट कुछ नहीं है बेटा, इट इज n टाइम्स hc बाय लैम्डा या n टाइम्स h न्यू। n क्या है सर? n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो लाइट क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स से ट्रैवल करती है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? एक इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास पावर ऑफ लाइट। सर फोटॉन की पावर होती है क्या? फोटॉन की पावर नहीं होती, पावर लाइट की होती है। दैट इज, पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज NH न्यू अपॉन टाइम। या फिर इसको लिख सकते हैं NHC अपॉन लैम्डा टी। तो ये भी आप याद रखोगे। सर इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज एनर्जी अपॉन AT। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? NH न्यू बाय AT, NHC बाय लैम्डा AT। यहां पर वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछ सकता है, तो आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। फॉर्मूला हमें ये पता चल गया तो हम इंटरचेंज करके निकाल सकते हैं। फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू पीसी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू पीसी। यहां पर पी क्या है? मोमेंटम। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम क्या होगा सर? मोमेंटम ऑफ फोटोन इज ई बाय सी। यहां पर ई को क्या लिख सकते हैं सर? एच न्यू बाय सी। या फिर हम लोगों ने एच सी बाय लैम्डा पुट किया तो कट होके हमारे पास एच बाय लैम्डा आया। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज क्या है बेटा? ये अगर ये क्या है बेटा? मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये फोटोन का मोमेंटम है। फोटोन का हमारे पास मूविंग मास डिफाइंड होता है। फोटोन का हमारे पास क्या डिफाइंड होता है सर? फोटोन का हमारे पास मूविंग मास डिफाइंड होता है। फोटोन के पास मूविंग मास होता है, उसको आप कैसे निकाल सकते हो? E अपॉन C स्क्वायर। E is the energy of photon,
तो ऐसे आप मूविंग मास निकाल सकते हो फोटोन का। तो रेस्ट मास फोटोन का अगर पूछा तो 0 होता है, लेकिन उसका मूविंग मास होता है दैट इज E/c²। E इज द फोटोन की एनर्जी। तो ये फोटोन के बारे में सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यस, आगे बढ़ता हूं बेटा। आगे बेटा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये आपके बोर्ड्स के लिए, ये मैं लिखूंगा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट। ये क्या है सर? एक एडिशनल कॉन्सेप्ट। एडिशनल कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड्स के लिए। चाहिए तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो। ये एडिशनल टॉपिक है हमारे पास किसका सर? रेडिएशन प्रेशर का हमारे पास ये एडिशनल टॉपिक है। यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज बच्चों को रिवाइज करवा देता हूँ। प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इज 2I/c। I इंटेंसिटी है किसके लिए बेटा? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए। प्रेशर इज I/c फॉर कंप्लीटली अब्सॉर्प्टिव सरफेस। प्रेशर इज इक्वल्स टू I/c ब्रैकेट 1 प्लस रो। रो क्या है? रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट। तो अगर रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट दिया है तो आप रेडिएशन प्रेशर ऐसे निकाल सकते हो। यहां पर रो को अगर मैंने 1 पुट कर दिया यानी कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव है तो वो 2I/c आएगा। अगर मैंने रो को 0 पुट कर दिया तो वो अब्सॉर्प्टिव हो जाएगा कंप्लीटली, दैट इज I/c वो आएगा। अगर मैं बात करूं इसके टर्म्स में तो I/c ब्रैकेट 2 माइनस सिग्मा। सिग्मा यहां पर क्या है? अब्सॉर्प्टिव कोएफिशिएंट। अब्सॉर्प्टिव कोएफिशिएंट क्या है? जनरली आप ऐसे मान सकते हो कि लाइट या तो अब्सॉर्ब होगी या तो रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पर जो रो है प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 1, ये आप याद रख सकते हो। अब्सॉर्प्टिव कोएफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट ये 1 के बराबर होगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू I/c ब्रैकेट 2 माइनस सिग्मा। अगर मैं सिग्मा को 1 डालता हूं तो कंप्लीटली क्या आएगा बेटा? अब्सॉर्प्टिव, दैट इज I/c। अगर मैं सिग्मा को 0 डालता हूं तो क्या आएगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव, दैट इज 2I/c। तो ये आप फॉर्मूलाज देख सकते हो, मैंने यहां पर लिखा है। एडिशनल कॉन्सेप्ट है, चाहिए तो आप 2 मिनट का ये टॉपिक स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जिन्हें पढ़ना है उन्हें मैंने फॉर्मूलेज रिवाइज कर दिए। जिन्हें पढ़ना है उन्हें मैंने फॉर्मूलेज रिवाइज कर दिए। चलिए बेटा आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये टॉपिक है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है। यहां पर सोर्स लाइट आई, ऐसी सोर्स लाइट आई, उसने इस प्लेट पे इंसिडेंट किया। ये कैथोड है, मेटल सरफेस है, इसको इंसिडेंट किया। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से निकले, यहां पर हमने पोटेंशियल लगाया था तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले ये एनोड की तरफ मूव करने लगे। अगर इन्होंने सर्किट कंप्लीट किया तो यहां पर एक हमारे पास करंट जनरेट होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होता है बेटा? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या होता है सर? लाइट एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट गिरी, लाइट्स में क्या होगा? फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को निकाला। अगर अब हमने बैटरी सोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमें करंट जनरेट होगा। मैकेनिज्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कैसे होता है? यहाँ पर एक फोटोन आया hν का, तो वो इंसिडेंट लाइट पे गिरा, उसने मेटल सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये कैसा होता है बेटा? आइंस्टाइन साहब ने बोला ये 1-on-1 फिनोमिना होता है, यानी कि एक फोटोन आता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को टकरा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। ऐसा नहीं होता कि 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाले या एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले, ऐसा नहीं होता। ये 1-to-1 इंटरैक्शन है, ये पूछ सकता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, दैट इज यहाँ पर टाइम लैग सिर्फ
10⁻⁹ सेकेंड्स का होता है, दैट इज 1 नैनो सेकेंड्स का। यहां पर आइंस्टाइन ने हमारे पास इक्वेशन दी विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां पर ध्यान रखो एनर्जी ऑफ फोटोन लेना है बच्चे, यहां पर एनर्जी ऑफ लाइट लेते हैं, कंसेप्चुअली वो रॉन्ग है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इसको हम लोग कम कन्वर्ट कर सकते हैं। ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, इसको एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यहाँ पर एच न्यू नॉट क्या है बेटा, न्यू नॉट क्या है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आए जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाए। यस, एच सी, इसको टर्म्स में लिखा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। सर लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जितनी मैक्सिमम वेवलेंथ हो सकती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट हो पाए या उससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। यहां पर क्या है बेटा, कंडीशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी होगा, जब भी जो आपकी फ्रीक्वेंसी आपने डाली है फोटोन की वो ज्यादा है या बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। और आपको ये कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन सा सर, कि फ्रीक्वेंसी 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 को कैसे लिखूं बेटा, फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू के फॉर्म में लिखा है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया कि फोटोन एक पार्टिकल आता है और वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। वेव थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसने किया था, तो वो लिनार्ड और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने निकाले थे, लेकिन वो वेव थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि इतने जल्दी इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, वेव को तो कुछ टाइम लगता है, वेव तो कुछ टाइम में इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो ये वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ, इसलिए आइंस्टाइन ने पार्टिकल थ्योरी से इसे एक्सप्लेन किया। यस, तो यहां पर ये सवाल पूछ सकता है कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। आगे बढ़े बेटा। यस, तो यहां पर ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ग्राफ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमेशा सवाल आता है। अगर मैंने इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया तो यहां पर वो ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया तो वो लीनियर वेरिएशन करते हुए नजर आएगा और स्लोप हमारे पास h के बराबर होगा विच इज द प्लैंक कांस्टेंट, और यहां पर इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। यस, अगर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट क्या है बेटा, v नॉट क्या है सर, v नॉट मैं ऊपर लिख देता हूं, v नॉट हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसा ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल है, हम बैटरी का ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल लगाए कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम दबोच पाए। यस, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने ग्राफ आया तो लीनियर वेरिएशन आया, इसका स्लोप h by e था, तो दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स, दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। यहां पर इंटरसेप्ट क्या आया, माइनस वर्क फंक्शन बाय e। अगर मैंने बात की सर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तो वो ऐसा ग्राफ आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड
नहीं, एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी नहीं, समझो ठीक से, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और वर्क फंक्शन मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने, अगेन बोलता हूं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सर वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, वो बाकी किसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ बात करूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, एनोडिक वोल्टेज के साथ ये ग्राफ है, तो अगर मैंने बोला यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर स्टॉपिंग ये कुछ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा, तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर सैचुरेशन करंट ज्यादा, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है, और इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी। यस, इसमें बेटा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने करंट वर्सेस एनोडिक वोल्टेज का ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है मतलब यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V, ऐसा लिख सकता हूँ कि VC इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VA, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स यहाँ पर। लेकिन सर ये फोटो करंट सेम ही है, तो फोटो करंट सेम है तो इंटेंसिटी क्या सेम होगी? तो आपका आंसर है नहीं। इंटेंसिटी, ये ध्यान से समझना बेटा, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर फोटो करंट चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहे। अगर नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम निकलेंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो करंट भी सेम आएगा। तो ये एनसीईआरटी की थोड़ी करेक्शन है जो मैंने आपको बता दी है। इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, इसलिए सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है। तो ये ग्राफ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप इसे देख लीजिए। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेज है बेटा, ये मैंने लिखा है मैटर वेव्स के ऊपर। मैटर वेव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगेन ये एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, आप बस इसको देखने का काम करिए। एक बार देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं हाईलाइट करना चालू करता हूं। पहले आप देख लीजिए बेटा अच्छे से। सर यहां पर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? h/p। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम, h/mv। अरे भाई प्लैंक कांस्टेंट की तुम्हें वैल्यू मालूम है ना? सर प्लैंक कांस्टेंट की तो आपने वैल्यू नहीं बताई। h इज इक्वल्स टू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। पता चला बच्चों की प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू उड़ी हुई है। ऐसा मत करो बेटा, याद रखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। यहाँ पर ये क्या होगा? mv को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को h/√2mke, h/√2m q डेल्टा v लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने मोशन किया तो h/qet, यहाँ पर e क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन है तो h/qbr, यहाँ पर r रेडियस है, b मैग्नेटिक फील्ड है, q चार्ज है। यहाँ पर h/√3m kbt, kb क्या है हमारे पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर मैंने अल्फा पार्टिकल की बात की तो 0.01/√v, √v क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। इसका डबल क्या होगा सर? इसका डबल ड्यूट्रियम में होगा, 0.202/√v एंगस्ट्रॉम में आएगा। सर इससे थोड़ा ज्यादा हमारे पास प्रोटॉन में होगा, 0.286/√v इनटू एंगस्ट्रॉम में ये आएगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है
12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एमस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज जिनमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और बाकी आप रेशो से कर सकते हो। ये चार जिस पे मैंने डॉट्स बनाए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने तो आपको याद होने चाहिए बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव के लिए। अगर सारे फॉर्मूलाज ये आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉट्स को मैं हटा लेता हूं, फिर से कंफ्यूजन होगा। यहां पर मैंने एक एस स्टार पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एस स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चीजें गलत करने से रोकेगा। बोर्ड्स में एक सवाल आएगा, अगर वो आता है सवाल जो हालांकि जेई में, नीट में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, अगर वो बोर्ड्स में आता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। सर क्या ऐसी बात है? फोटोन एक पार्टिकल है, मैटर नहीं। फोटोन एक पार्टिकल है, वो मैटर नहीं है। मतलब यहां पर डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो फोटोन पे इनवैलिड है। डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो फोटोन के लिए इनवैलिड है। तो सर हम लोग कैसे निकाले? तो कन्वेंशनल फॉर्मूला से निकाल सकता है। जितने भी मैंने कन्वेंशनल फॉर्मूला बताए उससे तू निकाल सकता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू पीसी, मोमेंटम सी आ गया। एनर्जी के फॉर्मूलाज रिलेट करके निकाल सकता है। कंक्लूजन इज दिस, यहां पर फोटोन एक पार्टिकल है, वो मैटर नहीं है, उस पे ये कंसेप्ट्स नहीं लगेंगे डी ब्रॉगली वाले। उसका तो इंडिविजुअली एनर्जी वगैरह सॉल्व करेगा। यस, ये बात आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये लेवल अप सवाल हो जाएगा अगर बोर्ड्स में उसने डाला तो, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है गुरुजी, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसी साथ अपना एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरा साथ दिया यहाँ तक, और हमेशा मोटिवेटेड रहना। लास्ट का वक्त चालू है, चीजें आई नो डिफिकल्ट हो रही है। फिजिक्स का पेपर 20 फेब को है, लेकिन हम लोग गियर अप पहले से ही कर रहे हैं माइंड मैप सेशंस के थ्रू, जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है कम से कम समय में, और ये करना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। इसको अगर देख रहे हो सेशन तो आप जरूर बताना कि कैसे आपको लगा। हमेशा मोटिवेटेड रहना, किसी की भी टेंशन मत लेना, जो कर रहे हो वो अच्छे से कंप्लीट करना। तो मिलते हैं बेटा अगले माइंड मैप के लिए। और पहले ही बोल रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स के 3 माइंड मैप्स जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैं इसको कहता हूं हमेशा, क्योंकि इससे सवाल सिंपल आते हैं और कम टाइम इसको डिमांड करता है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।